बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान बसने वालों, मुझे देखने वालों, मुझे सुनने वालों, आपके लिए ढेर सारी दुआएं, सेहत और सलामती की और खुशियों की। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज 12 मई मंगलवार है, वक्त सुबह का। मैं दो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक मौजू जो मैं समझता हूं कि सियासत पर तो मैं बात करता चला रहा हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी, मुल्की सियासत पे भी, सियासी किरदारों पे भी, लेकिन जो सबसे अहम मसला है घरेलू मईशत इंसानों की, 25 करोड़ इंसानों की, जानते बूझते भी उसकी तरफ से अगमाज होता चला रहा है। मेरी तरफ से जो महंगाई का एक सुनामी उभरता चला रहा है, मईशत की तबाही और बर्बादी जो मैं देख रहा हूं उमड़ती चली आती, आज मैं उससे आपको आगाह करूंगा। इसी तरह के जिस तरह दरिया के किनारों पर रहने वाले लोगों को कोई इत्तला दे दे कि दरिया अपना पाट छोड़कर बस्तियों को दरिया बनाने के लिए उमड़ा चला रहा है, बचत कर लो, बचा लो अपना सामान, अपने ढोर डंगर और निकल जाओ यहां से। उसी अंदाज में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मुश्त, मुल्की मुश्त नहीं, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है, क्यों है, क्या है, लेकिन आपकी मुश्त के साथ क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, फर्ज कर ले कि खिदमात के सिले में कहीं मुलाजमत करके जो लोग 70,000 रुपये महीना कमाते हैं, फर्ज कर लेते हैं हम 70,000, यहाँ तो 12,000 रुपये महीने पे लोगों के घरों में खवातीन और मर्द काम करते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं 70,000 रुपया। एक साल पहले 70,000 से जो अशिया खरीदी जाती थी, आज वो 75% भी नहीं खरीदी जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि तनख्वाह और मेहनत का सिला वही रहा, बदल वही रहा, मुआवजा वही रहा, लेकिन 25% उसमें कमी आ गई। यानी वो 70,000 रुपया नहीं रहा, नोट गिनेंगे तो वो 70,000 निकलेंगे, लेकिन उनमें कुव्वते खरीद वो रह गई बाकी 50,000 रुपए की। इसका मतलब यह है कि आपकी तनख्वाह कम होगी या आपकी मेहनत का वो बदल, वो रकम वो चुरा लेगी हुकूमत। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफराते ज़र की जो सूरत हाल है और जो अफराते ज़र इनके जहनों में है, मजबूरी है इनकी, उससे जो तबाही फैलने वाली है, अभी तो है 50% लोग, 50% यानी 25 करोड़ का आधा कर ले, 12.5 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से उधर जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये डिजिट्स आपको गलत बताते हैं। वो जो कभी लोअर मिडिल क्लास हुआ करती थी गलियों मोहल्लों के अंदर, जिन्हें हम कहते थे सफेद पोश लेकिन इज्जतदार, खाते पीते, किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करते नजर आते थे, किसी को गुजारा कर रहे थे। लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी गुर्बत की लकीर के ऊपर जाके खड़ी है, किसी वक्त भी वो उधर जाके गिरेगी जहां मुर्गे नीम बिस्मिल की तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त मिडिल क्लास में। इतनी तेज आंधी है कि उनका तहबंद दोनों हाथों से थामे भी वो रुक नहीं पा रहा। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी बरादरियों में, अपने अपने शरीकों में, अपने अपने गली मोहल्लों में, लेकिन ये अब उनके बस की बात नहीं रह गई। नाज़रीन इकराम, इस कदर ये मुश्त तबाह बर्बाद हो चुकी है, अवामी मुश्त। इसकी वजह नाज़रीन इकराम क्या है? इसकी वजह यह है कि इस मुल्क को 85 के बाद लूटा गया है। 85 से पहले ये ऐसा नहीं था मुल्क। नाज़रीन इकराम, आप यकीन जानिए, ये एवं मैं जनरल ज़ियाउल हक पे कोई इल्ज़ाम नहीं थोप रहा हूँ। इक़्तिदार पर उसके कब्जे के बाद जब 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए गए तो खुली छूट दे दी उसने, लूट मार की, क्योंकि वो एक तबका पैदा करना चाहता था जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कभी इंतखाबात करवाने पड़े तो उन इंतखाबात के अंदर उन्हें उतार सके। अब क्योंकि अभी तो गैर जमाती बुनियादों पे पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया, ये लोग आ गए, प्रोग्राम उसका बड़ा लंबा था, इसी तरह जनरल आसम मुनीर की तरह। तो एक लूट मार का सिलसिला शुरू हुआ। नवाज का खानदान और इनके हवारी और पटवारी, ये सारे जरदारी और इनके हवारी, इन्होंने इस तरह इस मुल्क को लूटा है 1985 से लेकर लम्हा मौजूद तक। ये जितने लोग हैं ये लूट रहे हैं इस मुल्क को, कुछ भी नहीं छोड़ा इस मुल्क का इन्होंने। जर्नैलों ने, सियासतदारों ने, ब्यूरोक्रेसी ने लूट खाया है। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क देखिए, मेरे चैनल से आपको जो खबर मिलेगी वो मुसद्दका मिलेगी। उसमें 19-20 का फर्क होगा, जहां कुछ डिजिट्स का मैं जिक्र करूंगा। 3 से लेकर 400 बिलियन यूएस डॉलर तक तो वो डिटेक्टेड है ना, जिनका इल्म है कि ये है पाकिस्तानियों के यहां बाहर के बैंकों में पड़े। असासे उनकी बात ही कुछ ना करे, आप सिर्फ ऐसे कर ले, इसहाक डार के असासे देख ले। देखिए नाज़रीन इकराम, अलकासिब हबीबुल्लाह अपने अस्हाब की ताकत को इस्तेमाल करके, यानी मजदूर, उस रोजी कमाने वाले को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने कहा है
हदीस कुदसी है। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह कहता है अल कासिम मजदूर अल्लाह का दोस्त है, यानी वली अल्लाह, क्योंकि अरबी में दोस्त को वली कहते हैं। अल्लाह का वली है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसका बाप साइकिलों को पंचर लगाया करता था बेचारा, वो 2.5 मरले के अपने घर के नीचे उसने वो साइकिलों का एक ढाबा सा रखा हुआ था कि डब्बा सा, और धोती पहन के और सलूका पहन के बैठा रहता सुबह से लेकर शाम तक। उसका बेटा इसाक डार, जरा इसकी जायदाद देखिए। अब मैं नहीं कहता कि क्या क्या है, आप जरा पता हाल ही आप ऐसे करें कि दुबई की जायदाद देख ले, आपको समझ आ जाएगी, फिर उसकी तामीम कर ले, उसे जनरलाइज कर ले। नाज़रीन इकराम, ये नवाज शरीफ, मैं अक्सर कहता हूं कि जनाब कोई 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 रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं, और भाई रैकेट मौजूद है, आप ऐसे करें कि बहुत ज्यादा पीछे ना जाए। आप 85 तक देख लें कि ये इनकम टैक्स क्या देते थे और प्रॉपर्टी टैक्स क्या देते थे, आपको इनकी औकात की समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ को 1973 में देख ले, 13,000 रुपए की मोरस गाड़ी है, रंग हुई हुई, 20 साल पुरानी, ये इसके पास मोटर कार थी। घर इन्होंने बना लिया था, उस वक्त को 1.5 लाख रुपए का घर मिल जाता था माल्टोन में। नाज़रीन इकराम, आसिफ अली जरदारी को देख ले, ये एवं नहीं मैं कह रहा, देखे मैं कैमरे के सामने बैठ के कह रहा हूं, कराची के लोग भी सुन रहे हैं जो मेरी उम्र के हैं, आसिफ अली जरदारी की उम्र के हैं, वो जानते हैं कि बम्बिनो सैलमे के अंदर ये चारों बटन खोल के मूंछें रखी हुई, तो वहां 4 पहिए डाल के बैठे होते थे साथ, सिंधी साई बलोची बाजारी बदकुमाश बदमुआश आसपास बिठाए होते थे। फिल्में बहुत चला करती थी, खिड़की तोड़ हफ्ते हुआ करते थे, और खिड़की से आधी टिकटें भी नहीं ये बिकने देता था, बाकी सब अपने बंदों से ब्लैक करवाता था। और जिसका माजी ये हो और उसके हाथ अगर ये मौका लग जाए तो वो फिर वही करेगा ना जो किया आसिफ अली जरदारी ने। पाकिस्तानी अगर करेंसी में बात करूं तो ट्रिलियन ऑफ रुपीज इसने लूट के मुल्क से बाहर भेजी। हिंदी अवाम की बात नहीं करता हूं मैं, सियासतदानों की बात करता हूं। ये लुटेरे सारे के सारे, ये सूरे महल नवाज शरीफ की तरफ आ जाए, ये इवन फील्ड, ये पनामा के अंदर 8-10 कंपनीज, अरबों रुपए की कारोबार, अरबों रुपए की जायदादें, ये सब खून निचोड़ा है इन्होंने। और फिर ये कोई खाली ये खानदान नहीं, इनके साथ जितने भी आप देख लें, ये राना तनवीर को देख लें, जाए से पूछे कि सियासत में आने से पहले कभी किसी बैंक में इसका 1 लाख रुपए कभी हुआ है, कभी घर इसका, उसके अलावा इसके पास कुछ था, खरबपति हो गया ये लोग। यानी आप जनरलाइज कर लिया करें, आप समझे कि कोई 4-5 हजार खानदान हैं जिन्होंने लूट खाया है इस मुल्क को, और महंगाई का एक तूफान है जिसका आगाज हो चुका है। आप देख लीजिए, सारी दुनिया को देख लीजिए, आप ऐसे करें अपने हमसाय भारत को देख लीजिए, इन्हें जंग एक बहाना मिल गई है, अब भारत के साथ ये अपना मुकाबला करते हैं। भारत कोई गुलाम है IMF का? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही भारत इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट है कि इसे तबाह कर दिया जाए, इसे बर्बाद कर दिया जाए, इसे तोड़ दिया जाए, इसे आलमी नक्शे से मिटा दिया जाए, जबकि पाकिस्तान के बारे में ये प्रोग्राम है पक्का। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, पहले भी मैं बता चुका हूं आपके, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या, ये याद रखिए, ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, एक शख्स है, वो 3 किताबें 1.5 महीना दिन रात नोट्स तैयार करके वो पढ़ता है, उसमें से फिर किसी नतीजे पे पहुंचता है। तो अगर गुफ्तगू के अंदर आपको कोई जो कुछ उसने पाया है 2-4 मिनट में आपको मुंतकिल कर दे, तो इससे ज्यादा सस्ता सौदा और है क्या। नाज़रीन इकराम, दूसरी जंगे अजीम में वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक बना ले। क्यों? वो इसलिए कि शिकस्त जिन्होंने मिलकर दी है हिटलर को, मैसोलिनी को, जापान को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुए। अमेरिका पैसे देगा, वर्ल्ड बैंक में रखेगा, और वर्ल्ड बैंक का एक जैली अदारा होगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो मॉनिटर करेगा। बज़ाहिर ये था हाथी के दांत जो नजर आते हैं, उनसे तो हाथी नहीं खाता, खाने के दांत और होते, ये भी हाथी के दांत थे। ये बाकायदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया को अब किस तरह काबू में रखना है, जिनके लिए बर्बादी का सामान है, बर्बादी का सामान कैसे करना है। कोई जरूरत नहीं उन पर टैंक चढ़ाने की, कोई जरूरत नहीं अपने जहाज मुल्क से उड़ाकर उन पर बमबारी करने की, उनकी मुश्किल को जकड़ दो। जुल्फकार अली भट्टो के दौर में जब एटम बम का पता चला उन्हें कि एक जहन है और ये बंदा करेगा, उस वक्त पाकिस्तान को टारगेट कर लिया गया था। नाज़रीन इकराम, वो तो एक जुर्रतमंद शख्स था जुल्फकार अली भट्टो, उसका एहसान है इस कौम पे, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। ये नहीं कि उसने फांसी पे चढ़ गया तो उसके गुनाह धुल गए, बड़ी बहादुरी से चढ़, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो एटम बम कौम को दे गया। और फिर देखे कि जनरल जियाउल हक के दौर में मैं कितनी सख्तियां बर्दाश्त, सजाए मौत हुई मुझे, कोई 4 साल सजाए मौत की चक्की में रहा, 21 महीने शाही कला के अंदर, फिर कला बाला हिसार में 6 महीने तहखाने में। लेकिन आज चूंकि तराजू मेरे हाथ में है, मैं अपने आप को पहुंची तकलीफ की वजह से झूठ बोलने पर तैयार नहीं हूं। जनरल जियाउल हक ने भी कमाल कर दिया कि उसने वो एटमी प्रोग्राम जो किनारे पर पहुंचा हुआ था कामयाब, उसे चलाया।
लेकिन उस वक्त अमेरिका फंसा हुआ था क्योंकि रूस ने कब्जा कर लिया हुआ था अफगानिस्तान पर। नाज़रीन इकराम, ज़ियाउल हक को डॉलर मिलते रहे। एक और बात आपको बता दूं, आज दुनिया की सच्ची तरीन बात नाज़रीन इकराम, अला वजहुल तजर्बा मुशाहदा और खबर कह रहा हूं, ज़ियाउल हक ने इजाजत दे दी थी, बल्कि मना किया था कि जो भी खेरियन भेजता है पाकिस्तान से, मनशियात भेजता है, खबरदार किसी ने बरामद की कंटेनर्स में से जाने दो। उसे पता था डॉलर आएंगे, वो लिबादा उड़ा हुआ था उसने इस्लाम का, मजहब का, दीन का। ये आप याद रखिए नाज़रीन इकराम, क्योंकि उसने उस माहौल में कब्जा किया था इक़्तिदार पर कि जब लोग ऐਵੇਂ लगे हुए थे निजाम मुस्तफ़ा। उसने कहा लो जी मैं आ गया जी, मुस्तफ़ाई निजाम तो हम देना। फिर 11 साल देता रहा मुस्तफ़ाई निजाम को इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को। तो डॉलर्स आए, वो डॉलर्स वो सारे हुकूमती सतह पर भी मनशियात स्मगल होती रही, जर्नल्स मनशियात स्मगल करते रहे, आपकी ISI स्मगलिंग में मुलव्वस रही, कुछ खुद भी खाते होंगे, लेकिन डॉलर्स वो लगते रहे। चूंकि अमेरिका को अब एक जरूरत थी पाकिस्तानी फौज की, और पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी फ्रंट लाइन पे रूस के खिलाफ जनाब, लिहाजा एटम बम बनाने में हम कामयाब हो गए। आपको ये याद है जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा था हेनरी किसिंजर ने, यही पाकिस्तान के अंदर ही आकर जाती दफा कि बाज आ जाओ नहीं तो इबरत का निशान बना देंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिर्फ सरकास्टिकली देखकर एक मुस्कुराहट उस पर फेंक दी कि जा बच्चा काम कर। लेकिन जिस वक्त हालात पैदा हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो नंगे पांव 7 o'clock ब्लेड से भी ज्यादा तेज धार तलवार पर चल रहा था। नहीं करवानी चाहिए थी धांधली 1977 के इंतखाबात में, नहीं जरूरत थी उसे 2/3 मेजॉरिटी की। बहुत कुछ कौम के लिए वो कर गया होता जुल्फिकार अली भुट्टो, यकीन जाने। और अगर वो इंतखाबात में धांधली ना भी करवाता, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो कामयाब हो जाता। उस वक्त से सुर्ख दायरा लगा दिया गया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ये पाकिस्तान खत्म करना है। और फिर पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, उन्हें पता है कि ये कितने जुनूनी लोग हैं। उन्हें पता है कि ये वो कौम है कि 14 साल का बच्चा बम बांध के जाके टकरा जाता है, पता है उसे मैं कीमा हो जाऊंगा। 70 साल का बूढ़ा जाके वो भी टकरा जाता है। तो फौज में भी ऐसे नासुर हैं, और फौज ने तय कर रखा है, अगर मुझे इल्म है तो क्या अमेरिका को इल्म नहीं कि अगर कभी गर्म पानियों की तरफ से अमेरिका ने इधर मुंह किया या इसराइल ने मुंह किया तो सीधे एटमी मिसाइल मारेंगे। और एटमी मिसाइल हमारे दुनिया में बहुत आला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इंडिया से तो बहुत अच्छा हमारा एटम बम और एटमी मिसाइल है। तो उन्हें पता है कि इस तरह तो हम इसे तबाह कर नहीं सकते। इनमें सुबाइयत की नफरतें पैदा करो, फौज के अंदर से आसम मुनीर जैसे लोग पैदा करो, कमर जुवेद बाजवा जैसे लोग पैदा करो, इनसे फिर वो सारा मंजर बनवाओ कि ये कौम उठ के एक दूसरे के आपस में दस्तों गिरेबान हो जाए। इन पर मुइशत तंग कर दो, लोग तंग आ जाए, हुक्मरानों से गले पड़ जाए। ये करने में वो कामयाब हो गए हैं। एक बात आपको बताओ नाज़रीन इकराम, कि ये तो आपको इल्म है कि 10 साल के बाद कोई राज नहीं रहता। अमेरिकन वो लोग अभी जिंदा थे जिन्होंने ये वर्ल्ड बैंक और IMF की बुनियाद रखी थी। उन्होंने सच बोला, उन्होंने कहा जी देखें हमने वैसे कहा था, किया भी वो काम, लेकिन असल मकसद ये था कि सवाल ये था कि अब दुनिया बदल चुकी है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो अब ये रूस को कैसे काबू करना है, उसका कम्युनिज्म कैसे रोकना है, हमारा निजाम सरमायादारी को तो खा जाएगा वो। और दूसरा थर्ड वर्ल्ड मफलूकुल हाल ममालिक, उनसे कैसे नहीं बढ़ना है। और फिर ये मुस्लिम स्टेट्स जो है, ममालिक जो है, भाई इनका क्या करना है। तो ये तय किया गया कि बहुत से थर्ड वर्ल्ड, हम थर्ड वर्ल्ड में भी आते हैं ना, मुस्लिम मुल्क भी है, थर्ड वर्ल्ड में भी, तीसरी दुनिया से ताल्लुक है, इन्हें IMF के जरिए काबू किया जाएगा। इनकी मुश्तों को अफ्यून लगा दो, कर्जों की ऐसा विशियस सर्कल उसके अंदर इन्हें फेंक दो कि उसके अंदर ही घूमते रहे, कभी बाहर ही नहीं निकल सके। क्या आप निकल सकते हैं बाहर, कर्जे दे सकते हैं? तो बस्तफार, आपके पास तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, वो आपको कर्ज लेना पड़ता है भारी सूद पर। मुश्त आपकी बर्बाद हो चुकी है, मैक्रो और माइक्रो दोनों सरहद पे। और अवामी मुश्त, उसका तो जनाजा निकल गया है, वो भूत नाचने को है। वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो वक्त आ गया है। आप इमरान खान के लिए ना निकले, किसी नजरिए की खातर ना निकले, आप अपने पेट की खातर निकलेंगे, अपने बच्चों की चीहो पुकार सुनकर निकलेंगे, भूख से बिलकते बच्चों को देखकर आप निकलेंगे। वो वक्त आ गया है नाज़रीन इकराम, याद रखिए। मैं वक्त से पहले सब कुछ आपको बताता चला रहा हूं, और मैं ये भी बता चुका हूं आपको कि ये मैं जो लाशें लटकते देखता हूं, ऐਵੇਂ नहीं देखता। मैं आपको एक खौफनाक पहलू बताता हूं कि जब ऐसी कोई बार 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 कोई ख्वाब मेरा पीछा ना छोड़े, वो होकर रहता है। कैसे मैं बताऊं आपको, मैंने इन सब की लाशें लटकती हुई देखी है नाज़रीन इकराम, इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ, दरख्तों के साथ, आंखें उबल कर बाहर आई, रंग नीले कचूर हुए गालों के, कुत्तों की तरह जुबानें बाहर, दाएं बाएं और सामने को लटकती गर्दन इनकी, पैरों के साथ अजारबंद बांधे हुए, किसी ने चादर अपनी फाड़ के
उससे इनके पैर बांधे हुए, रंग बिरंगी चादरों से मैंने, जैसे दरख्तों पे एवं पीर परस्त लटका जाते हैं, सुर्ख सबज काली वो पट्टियां सी लीरे, उनसे मैंने इनके पांव बांधे हुए देखे हैं और झूलते हुए इनकी लाशें देखी है। नाज़रीन इकराम, वो मंजर होकर रहने वाला है। इस कदर मुश्किल तंग कर दिया, इस कदर सियासत तंग कर दी, इस कदर हब्स पैदा कर दिया है इन्होंने, इस कदर जुल्म से ये नगरी भरती है इन्होंने। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनके माथों पे लिखी हुई मौत इनकी नजर आती है। नाज़रीन इकराम, ये कोई विशफुल मेरा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने बैठ के मैं क्यों ना बताऊं। तजर्बाकार इंसान हूं, मुझे पता है कि 2+2 = 4 होते हैं, 5 कभी भी नहीं हो सकते, ना 3। जो मैं कह रहा हूं वो होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब आइए, मुश्किल के लिए आप तैयार रहिए अपनी, बिल्कुल बर्बादी फैलने वाली है। ये पेट्रोल मैं बहुत पहले कह चुका हूं अपनी वीडियोस के अंदर, तो देख लीजिए कि डॉलर भी 500 रुपए का होगा और पेट्रोल भी 500 रुपए लीटर होगा। याद है आपको नाज़रीन इकराम? जिसे याद है वो कमेंट में जरूर कहे कि हाँ मुझे याद है, मैंने सुना हुआ है। 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले आपने कहा था आगाज में, जब मैंने शुरू की थी वीडियोस। तो अब आइए, डोनाल्ड ट्रंप, गजा में जो कुछ उसने किया, आपको याद है कि जब उसे कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप अमेरिका के सदर हैं, आप सुपर पावर हैं, आप कहें नेतन्याहू को कि खुदा का खौफ करे, ना ऐसे करे। रोज लाशें बिखरी हुई हैं, बच्चियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, अपाहिजों की, खून के छींटे हैं दीवारों पे, मलबा बना हुआ है गजा सारा। और ये क्या कहता था, नहीं मैं क्यों करूं, वो हमास हथियार फेंके फिर मैं बात करूंगा। अंदाजा कर ले, वो जो कुछ भी किया नेतन्याहू ने गजा में, वो इसके इमा पर किया। अब वो छोड़े, वो तो माजी हो गया, हाल भी है वो। ये ईरान में, चले हम शुरू कर लेते हैं बच्चियों के, नन्ही मुन्नी बच्चियों के स्कूल में 200-250 बच्चियां मार दी, और कम से कम कोई 8-9 हजार के करीब ईरानी शहरियों का कत्ल कर दिया इसने। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। रूहानी और सियासी रहनुमा और उसका पूरा खानदान बच गए, बाकी ये मुश्तबा वो भी सुने सख्त जख्मी है। इन सब का खून उसके जबड़ों से बह रहा है, उसका जिस्म, उसका लिबास खून आलूदा है। ताजा खून के कतरे गिरते हुए महसूस करता है इंसान, मासूम और मजलूम खून फलस्तीनियों का और ईरानियों का, रूहानी नजर से देखे तो। और ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि 2 घंटे तक कभी रुक जाना। अच्छा, 2 घंटे तक इनका जाती हाल है कि रुक जाएगा तो हम शोर मचा देंगे। देखे जी, भारत भी साथ था उधर, उसने थूका भी नहीं है। हमारी खारजा पॉलिसी इतनी कामयाब है कि हम जनाब देखे वो। नाज़रीन इकराम, ये इनकी जहनीत। मैं आपको मोहल्ले की मिसाल दे देता हूँ। अगर किसी के घर कोई शरीफुल नफ्स आदमी आ जाए, जिसकी शराफत की दरो दीवार भी गवाही देती है, मुअस्सर भी हो, तो मोहल्ले में उस घर की, उस घराने की इज्जत बढ़ जाती है। और अगर उसके घर में कोई दलाल आ जाए, अगर उसके घर में कोई जुए का अड्डा चलाने वाला आ जाए, अगर उसके घर में कोई शराब फरोश, मनशियात फरोश आ जाए 2-3, तो अगर घर वाले ये समझेंगे कि हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, तो उनकी अकल पे मातम ही करना चाहिए। इससे भी पाकिस्तानी कौम के नजदीक बदतरीन करैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके बारे में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वो आ जाए। वो मेरे शहर का एक बैंक क्लर्क है। नाज़रीन इकराम, आप यकीन जाने, इतना बड़ा कचरा हमने तो कभी उसे कोई घास नहीं डाली थी। ये सियालकोट वाले सुन रहे हैं, जब मैं जुलूसों की, जलसों की क्यादत कर रहा होता तो ये आगे बढ़ने की कहो, चलो प्रचार, कौन है तू, ये सारा सियालकोट सुन रहा है। तो क्या कैमरे के सामने बैठ के, ये एक बैंक क्लर्क अखलाक बाख्ता, आप जब मुंह खोलता है, मैं एवं नहीं कहता कि यूरिनल जैसा मुंह है इसका, वाकईतन यूरिनल। नाज़रीन इकराम, शायर आदमी हूं, इस्तारा, तशबीह, ये तो मेरी घुट्टी के अंदर है। अगर किसी शायर को कमल देखकर महबूब की आंखें याद आ जाएं, किसी को सर्व देख के महबूब का कद याद आ जाए, अगर किसी को काली घटाए वो महबूब की जुल्फों के मानद दिखाई देने लगे, तो अगर इसका मुंह मैं देखता हूं तो मुझे यूरिनल जैसा लगता है, तो लगता है ना जी। और उसी काबल है इसका मुंह जिस काम यूरिनल आता है। यूरिनल लोग पूछते हैं क्या है, या आप डेवो पे चले जाए, या आप होटल्स में जाएं, बड़े होटल्स में, तो उन्होंने सहूलत के लिए जो बैठकर पेशाब नहीं करना चाहता, यूरिन पास नहीं करना चाहता, वो खड़ा होकर कर ले, एक पार्ट सा लगाया होता है, वो देख ले और इसकी शक्ल देख ले। कोई आपको मुमासलत और मुशाबहत नजर आए तो आप कमेंट्स में हाँ कह दीजिएगा। अखलाक बाख्ता है, दरीदा दख्म है, बाजारी है, उसका लहजा देख ले, लफ्जों का चुनाव देख ले, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख ले, और उसके कमबख्ती ये देख ले कि पूरे एपिसोड के अंदर कहने को हारा हुआ शख्स है, कहने को वजीरे दफा है, कहीं नजर आया आपको? और इतनी बेइज्जती तो किसी पावली की हुई हो तो वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। चलिए इसे नौकरी ही समझते हैं, ये नौकरी नहीं छोड़ रहा। और कहता क्या है, इसने पोस्ट लगाई है अपनी, सूट पहना हुआ, सूट में भी ऐसे लगता है। अच्छा, सूट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ता बेचारा, अंदर से वही नजर आता है। यानी बड़े फख्र से कह रहा है कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन जाते हुए 2 घंटे रास्ते में रुकेंगे। वो मैं बता चुका हूं कि गजा के शहदा और ईरान के शहदा
मजलूम, उनके खून के छींटों से भरा हुआ उसका बदन, और उसके जबड़ों से भी ये खून नाहक बह रहा है। उसे ये लाकर ये समझेंगे कि हम कोई बाइज्जत हो गए, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो क्यों आएगा इनकी तरफ, ये गुमाश्ते हैं, ये करिंदे हैं उसके, बस। और जिस तरह थानेदार को पता होता है कि मुखबर बहुत ही बेगैरत और बेहया है, इसी तरह उसे भी पता है कि ये दोनों बहुत बेगैरत और परले दर्जे के बेहया हैं, जो सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने की कीमत पर सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो दे दिया है। नाज़रीन इकराम, आज इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।